G20 की 3 दिनों की बैठक चली। 7, 8, 9, 10। 8, 9, 10 ही प्रमुख रहा। 7 तारीख को ट्रायल चला, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली को बंद कर दिया गया। 2700 करोड़ में मंडपम बना है प्रगति मैदान में। आज उसमें पानी भर गया, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। टीवी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर हैं और वो अब चुनाव जीतेंगे। वहीं ऋषि सुनक ने जाकर मंदिर में मत्था टेका। इंग्लैंड में 1% हिंदू आबादी है, वो ईसाइयों का भी देश है। क्या ये भारत में संभव है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर मैं आपसे राय जानूंगा, अपनी राय रखूंगा और आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होता, या इस देश के प्रधानमंत्री खड़गे होते, या इस देश के प्रधानमंत्री मायावती होती, या कोई गैर बीजेपी वाला दल होता और उसमें भी गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होता और इस तरह से एक बारिश में मंडपम जो 2700 करोड़ में बना है उसमें पानी लग जाता, तो बताइए कि इस देश की एंकर चित्रा त्रिपाठी क्या कर रही होती, रिबका लियाकत क्या पूछ रही होती, अंजना ओम कश्यप क्या कह रही होती और तमाम टीवी अखबार क्या कह रहे होते। सोचिए, आप बस मुझे बताइए, ये वाहवाही कर रहे होते या ये दकियानुसी कर रहे होते या ये खाल खींच रहे होते। पवन खेरा कांग्रेस का प्रवक्ता है, उसने कहा कि इसी तरह से 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। भ्रष्टाचार के किस तरह के आरोप लगे थे, किस तरह की छीछा लेदर हुई थी, कांग्रेस करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पानी भर गया था बेसमेंट में, जो विलेज बने थे, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, खिलाड़ियों के रहने के लिए, उसके बेसमेंट में पानी भर गया था। उसी वजह से शीला दीक्षित की दिल्ली से सरकार चली गई। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने जो धरना प्रदर्शन किया, उसी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार गई और शीला दीक्षित की सरकार गई। एक साथ दोनों की विदाई हो गई, दोनों की वापसी नहीं हुई। ये होती है टीवी अखबार में ताकत, मीडिया की ताकत। लेकिन सोचिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मंडपम में पानी की खबर नहीं चलती। कुछ लोग कह रहे हैं कि नए संसद में भी इसी तरह की घटना हुई है लेकिन छुपा लिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार के बल पर ये सरकार चल रही है। अगर यही कोई दूसरी सरकार होती और 1 पैसे की भी गड़बड़ी होती तो खाल खींच ली जाती। 18 करोड़ की सड़क 251 करोड़ में बनती, अगर हाईवे धंस जाता। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी को प्रिविलेज है कि वो कुछ भी करे, दबा छुपा लिया जाएगा। एक बड़े नेता हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, और सोचिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री था। वहीं से भारत में लगभग डेमोक्रेटिक सिस्टम की बर्बादी शुरू होती है, निजीकरण की शुरुआत होती है, आरक्षण को खत्म करना शुरू कर दिया जाता है। यह है कांग्रेस और बीजेपी की हालत। अब सोचिए, लेकिन चूंकि अभी सत्ता में कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है, तो मैं बता रहा हूं कि अगर मायावती प्रधानमंत्री होती तो क्या टीवी अखबार कहता कि G20 के मंडपम में पानी भरने के बाद एक तो पानी भरने की खबर चलाई जाती, उसके बाद पैसे की बर्बादी बताई जाती, उसके बाद गंदगी को ढक दिया गया, गरीबी को ढक दिया गया, ये कहा जाता, सेंट्रल दिल्ली को लॉक कर दिया गया, ये कहा जाता। याद है मायावती जब पार्क बनवा रही थी, जो आज नोएडा के शान का प्रतीक है, लखनऊ के शहर का शान का प्रतीक है। सोचिए लालू यादव को क्या क्या नहीं कहा गया, शिबू सोरेन को क्या क्या नहीं कहा गया, दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को, किसानों को क्या क्या नहीं कहा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं। अब सोचिए ऋषि सुनक, ये शख्स शान से कहता है कि मैं प्राउड हिंदू हूं। अविभाजित भारत में इनके पूर्वज चले गए विदेश, विदेश से ये इंग्लैंड बसे। ये मांसाहारी भी हैं, इंग्लैंड के हिसाब से सब कुछ खाते हैं। इनकी पत्नी जो है वो इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति की बेटी हैं, जिनकी पत्नी ने, इनकी जो ऋषि सुनक की पत्नी है वो इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति की बेटी हैं। और इन्हीं की माँ ने कहा था कि मैं इतनी बड़ी शाकाहारी हूँ कि अपना चम्मच और कांटा लेके चलता हूँ। पहले हमारे गांव में भी जातिवादी लोग अपना गिलास, अपना चम्मच, अपना सब कुछ अलग रख के चलते थे। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब सोचिए कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, भारत आई थी,
किस तरह से कहा था सुषमा स्वराज ने कि मैं सर मुड़वा लूंगी। अगर यही हर इंग्लैंड का नागरिक कहे कि मैं सर मुड़वा लूंगा, सोचिए, आप कल्पना कीजिए भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाए, कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री हो, कोई बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री हो, कोई ईसाई प्रधानमंत्री हो जाए और दुनिया के दूसरे देशों में जाके वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, तो यहाँ के लोग ट्रोल आर्मी लगा देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है कि आपका क्या धर्म है ये आपका निजी मसला है। आप प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन भारत की पहचान तो बुद्ध से ही रहेगी। ये आज तक का स्क्रीनशॉट लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें चित्रा त्रिपाठी दिख रही है, ऊपर हेडर लगा हुआ है बुद्ध की धरती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाति और धर्म के नाम पर लड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कीजिए, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अब सोचिए टीवी अखबार क्या कह रहा है। टीवी अखबार कह रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे। तो ये देश के विकास के लिए था, देश के शोहरत नाम के लिए था, या चुनाव जीतने के लिए था? जिस तरह से मार्केटिंग होती है बीजेपी की, वो तो बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए होता है। और मोदी जी आखिर क्यों ना करें? इससे पहले नेहरू, इंदिरा गांधी करते रहे इस तरह की मार्केटिंग, लेकिन सवाल है कि कोई दलित पिछड़ा को कहाँ अधिकार है इस तरह की मार्केटिंग करने का? वो कहाँ मीडिया स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम कर सकता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के कोई अगर गैर सवर्ण, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी का प्रधानमंत्री होता, चंद्रशेखर बने थे, चौधरी चरण सिंह होते, बीपी सिंह बने थे, मोरारजी देसाई बने थे, उसके बाद देवगौड़ा बने। क्या ये लोग ये बात इस तरह की मार्केटिंग करते तो ये मीडिया क्या कहती? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो मीडिया है वो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। सोचिए, सारा टीवी अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिता रहा है। नरेंद्र मोदी को नहीं जिता रहा है भाई साहब, ये आरएसएस को जिता रहा है। ये कांग्रेस नहीं, आरएसएस रहेगा तो कांग्रेस को जिता देगा। लेकिन क्या मजाल है कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री हो तो उनके बारे में लोग बात करेगा। तो सोचिए, 2700 करोड़ की लागत से बना मंडपम में पानी घुस गया। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए, इस देश का जो टीवी और अखबार है, या इस देश के जो तमाम इंस्टीट्यूशन, सोचिए अगर यही कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता, उसके कार्यकाल में होता, तो अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिकाएं लग जाती, जैसे मायावती जी के पार्क को लेकर लगता था, लखनऊ और नोएडा को लेकर। और लगाने वाले कौन होते थे? प्रशांत भूषण। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, तो आप खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिए जाएंगे। आप मुख्यमंत्री बन गए तो भी जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मीडिया आपको बदनाम कर देगी, जान ले लेगी, इतना नस दबाएगी कि आप सुसाइड कर लीजिएगा, जैसे रोहित वेमुला करते हैं, या इस देश में स्टूडेंट करने कॉलेज में दबाए जाते हैं। इसलिए इन मनुवादियों, जातिवादियों से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। सोचिए, इस देश में आप SC ST OBC हैं, किसान कम्युनिटी से हैं, तो आप मुख्यमंत्री हो जाइए, आपको बदनाम किया जाएगा। मंत्री हो जाइए, भ्रष्टाचार तो आपके ऐसे छाप दिया जाएगा जैसे इस देश में बाकी लोग मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाए हुए हैं। ये है इस देश की हकीकत, और यही है इस देश का जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। जो सारे फैसले यहाँ, सारा टीवी अखबार, जब तक, और ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक होगा जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक SC ST OBC किसान के लोग टीवी अखबार में नहीं जाएंगे, उनके अपने टीवी हाउस, चैनल्स, अखबार नहीं होंगे, सोशल मीडिया नहीं होगा, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है। एक भाई मारेगा, एक भाई बचाएगा, एक भाई गुटखा बेचेगा, एक भाई कैंसर का अस्पताल खोलेगा, एक भाई सत्ता पक्ष में, एक भाई विपक्ष में, चिट भी उनकी, पट भी उनकी। इसलिए इस देश के SC ST OBC किसान जातियों को समझना पड़ेगा और उनको पावर सेंटर्स में आना पड़ेगा। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, खेल। सोचिए, वो जवान फिल्म बनी है, एक पेरियार का अनुयायी ने बनाया है, जो मदुरई में जन्मा है, जो खुद ही रंग के आधार पर प्रताड़ित रहा, इटली कुमार। देखिए क्या शानदार फिल्म बनाई है उसने। मसान देखिए, सैराट देखिए, असुरन देखिए, कवाली देखिए,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब भी कोई बात बोले ना, तो उस बोलने वाले की जाति चेक कीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी जो मोदी जी के लिए बोला जा रहा है वो आरएसएस बीजेपी के लिए बोला जा रहा है, और जो पत्रकार वाहवाही कर रहे हैं उनकी जाति चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जिस जाति का वो पत्रकार है वो जाति वोट कहाँ देता है। तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने ही नेताओं को चोर, बेईमान, भ्रष्ट मत घोषित कीजिए। इस देश में सारे कॉन्ट्रैक्टर कौन हैं? इस देश में सारा बिजनेस किसके पास है? इस देश में सारी इंडस्ट्री किसके पास है? इस देश में सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी कौन चला रहा है? अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। और जब आप सोचेंगे, और ये सब सोचने के लिए आपको फूले, पेरियार, अंबेडकर, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए कि कोई, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री होता, चाहे कोई पार्टी हो, तब अभी तक धज्जियां उड़ा दी जाती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब आपको समझना पड़ेगा। मैं मीडिया के छात्र होने के नाते कोशिश करता हूं कि आपको मीडिया लिटरेसी दिखाई जाए। सोचिए, नए संसद में बारिश लीक हो जाता है पानी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मंडपम में पानी भर जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा। 18 करोड़ 251 करोड़ में बन रहा है। और ये मत कहिए कि ये बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी में वही हो रहा है जो कांग्रेस ने किया है। 60 साल तक जो कांग्रेस ने किया है, जो रास्ते दिखाए हैं, वही बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है। चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे वो निजीकरण हो, सब कुछ वही हो रहा है जो कांग्रेस ने किया है। अब देखते हैं, कांग्रेस पहली बार लंबे समय तक विपक्ष में रही है, 10 साल। इससे पहले उसके पास विपक्ष में रहने का अनुभव नहीं था। मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी, फिर इंदिरा जी सत्ता में आ गई। कांग्रेस वाले तो बाकायदा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देते थे। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी, फिर सत्ता में आ गए। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी, फिर सत्ता में आ गए। बीपी सिंह की सरकार गिरा दी, फिर सत्ता में आ गए। तो ये इनका बीपी सिंह की सरकार गिराने के बाद ही पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। तो 5 साल वाजपेयी का टर्नओवर जो एनडीए की सरकार थी, और 10 साल मोदी जी का, 15 साल में ही विपक्ष में रहने का अनुभव है कांग्रेस को। और हो सकता है कि उसको बहुत कुछ सिखा दिया गया हो। लेकिन सोचिए, खड़गे साहब को न्योता नहीं मिला। सवाल तो उठता है कि क्या वो दलित हैं, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को आप न्योता नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल है। तो G20 के बहाने ये भारत की शान, मान, अभिमान के लिए बहुत ज़रूरी कार्यक्रम था, लेकिन ये भारत सरकार का कार्यक्रम था। इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, इसका आकलन करना चाहिए। हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है देशों के साथ, वो कहाँ रहा? उस मामले पर मैं मानता हूं कि भारत ने अपना एक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर गंवा दिया है। व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, रूस भारत का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। अमेरिका का कैरेक्टर धोखेबाज का रहा है। सोचिए, यूक्रेन को अमेरिका ने आगे कर दिया रूस के खिलाफ, और वो अब मदद नहीं, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है। अमेरिका हमेशा अपना हित देखता है, जहां उसका हित सस्ता है वहीं वो लड़ाई करता है। ये अफगानिस्तान में जो आतंकवाद था वो किसकी देन थी? अमेरिका की देन थी, रसिया के खिलाफ। तो मैं फिर कह रहा हूं कि चाइना हमारा दुश्मन रहा है, पाकिस्तान दुश्मन रहा है, लेकिन रसिया हमारा सबसे बढ़िया दोस्त था। पूरा मिडिल ईस्ट हमारा दोस्त था, फिलिस्तीन हमारा दोस्त था। अमेरिका हमारी प्रायोरिटी में कभी नहीं था, ठीक ठाक संबंध थे, लेकिन हमने एशिया में अपने सबसे शानदार दोस्त को गंवा दिया है। अगर मैं बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करूं, द्विपक्षीय संबंधों की बात करूं, और वो अब चीन के साथ चला गया है। और एशिया में रूस, चीन मिलकर एक नया खेल कर रहा है। अगर रूस चीन के साथ नहीं जाता तो चीन एशिया में कभी भी मजबूत नहीं होता। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सीमा पर चीन सेना जमा कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि द्विपक्षीय इस G20 में हमने सबसे भरोसेमंद पार्टनर को खो दिया है और उसको दुश्मन देश के साथ अटैच करने में मदद की है।
अमेरिका से अब तक इतिहास गवाह है कि अमेरिका का चरित्र बहुत खराब रहा है। पाकिस्तान से भारत के युद्ध के समय अमेरिका प्रो पाकिस्तान दिखता था। बांग्लादेश से जब बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, उस समय भी अमेरिका प्रो पाकिस्तान दिख रहा था। तब रूस हमारे साथ खड़ा था। चाइना से 20 पढ़ने के लिए रूस की दोस्ती बहुत ज़रूरी थी। पता नहीं कौन लोग हैं जो भारत की विदेश नीति तय कर रहे हैं और रूस जैसा विश्वसनीय दोस्त से भारत अलग थलग हो रहा है, और वो अमेरिका कभी भी आपके लिए लाभकारी नहीं है। और जब चीन और रूस दोनों एक हो जाएंगे तो ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होगा एशिया के लिहाज से। मेरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।